रोटेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसका, तो उसका हेडिंग डालेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे तुम्हें याद हो टॉर्क, टॉर्क को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स से मतलब है आर क्रॉस एफ। मूवमेंट ऑफ फोर्स बनता है टॉर्क, मूवमेंट ऑफ मास बनता है इनर्शिया। सिमिलरली मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बनता है एंगुलर मोमेंटम। मतलब जैसे फोर्स के लिए टॉर्क है, मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्सीलरेशन के लिए एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक उसी तरह से लीनियर मोमेंटम के लिए एंगुलर मोमेंटम है, मतलब उसका करस्पॉन्डिंग एंगुलर साइड है। और डेफिनेशन भी वही है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क एंड सिमिलरली मूवमेंट मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम about a point or axis is called angular momentum. Moment of linear momentum about a point or axis is called angular momentum. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? तो सपोज अगर हम एक कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाएं, इधर हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल है एम मास और ये पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है। अच्छा, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना लिखोगे? तो लीनियर मोमेंटम तो सभी को मालूम है कि लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इस लीनियर मोमेंटम का अगर हम मूवमेंट निकालें ओ पॉइंट के अबाउट, तो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मैथमेटिकली मतलब हुआ r क्रॉस p। सेम डेफिनेशन है, जैसे लिखते हैं ना आर क्रॉस एफ, वैसे ही आर क्रॉस पी। लेकिन आर क्रॉस पी को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा आर क्रॉस एम इंटू वी। अब क्योंकि एम तो कांस्टेंट होगा ना, स्केलर है, तो उसको बाहर कर लो चाहो तो एल अबाउट ओ आ जाएगा। एम अगर बाहर करें तो एम इंटू आर क्रॉस वी। तो ये सीधे सीधे एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन बन गया, देखो। ठीक है, तो अगर हम फॉर पार्टिकल निकालें, फॉर पार्टिकल या फिर फॉर ट्रांसलेशन मोशन ओनली, फॉर पार्टिकल और फॉर ट्रांसलेशन मोशन, तो एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल के लिए अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उसके दो तरीके हैं उसको कैलकुलेट करने के। ठीक है, जिसमें से एक तरीका तो ये है कि एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू आर इंटू वी साइन थीटा, देखो ध्यान से। या फिर एंगुलर मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं अबाउट ओ पॉइंट एम वी इंटू आर साइन थीटा, देखो एम वी इंटू आर साइन थीटा। ये कहाँ से आया, क्लियर है भाई? ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इस यस क्रॉस सर। प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो इसमें साइन थीटा आएगा ना, और थीटा को अगर हम इस डायग्राम में दिखाएं तो क्या ये वाला एंगल थीटा बनेगा, बनेगा ना? आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल है ये। तो जरा बताओगे कि ये वी साइन थीटा क्या है? वी साइन थीटा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? तो अगर तुम इसी डायग्राम में देखो ध्यान से, तो इसी डायग्राम में वी साइन थीटा जो है वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अच्छा, आर साइन थीटा क्या है? तो आर साइन थीटा एक तरह से बोल सकते हैं कि आर का वो कंपोनेंट है। तो एक काम इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए इस वेलोसिटी वाले लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, देखो। और इस लाइन पे अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, देखो इस लाइन पे हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें अगर, तो ये वाला जो डिस्टेंस है
ये आर साइन थीटा बनेगा। देखो, जिसको हम लोग बोल रहे हैं आर परपेंडिकुलर। तो दो मेथड है एंगुलर मोमेंटम लिखने के। पार्टिकल का अगर एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं तो उसको निकालने के दो तरीके हैं। या तो हम वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकते हैं, या फिर हम आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकते हैं। ठीक है ना। वी परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, और आर परपेंडिकुलर हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ मोशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ मोशन, ये जो मैंने बनाया हुआ है यही है लाइन ऑफ मोशन। मतलब ये वो लाइन है जिस लाइन पे पार्टिकल चल रहा है। ठीक है। अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम लोग सीधे सीधे राइट हैंड थंब रूल बना सकते हैं। जैसे मान लो ये हो गया इसका आर वेक्टर, देखो, ठीक है, और ये हो गया इसका वी वेक्टर, आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। तो आर क्रॉस वी का मतलब हुआ राइट हैंड थंब रूल से कैसे लिखेंगे? बताया था ना राइट हैंड थंब रूल कैसे बनाएंगे, बताओ। राइट हैंड थंब रूल में हम लोग क्या करते हैं कि फिंगर्स को आर वेक्टर से वी वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे, घुमाएंगे। तो जो थंब का डायरेक्शन है वो हमको एल वेक्टर का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे थंब का डायरेक्शन तुम ध्यान से देखो तो इनवर्ड बता रहा है। तो हम दोनों चीजें लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं क्लॉकवाइज, या इसको लिख सकते हैं हम लोग इनवर्ड। क्लॉकवाइज लिखो या फिर इनवर्ड लिखो, एक ही मतलब है। बताओ पहले यहां तक कोई डाउट? डायरेक्शन सबसे पहले बताओ, डायरेक्शन में क्योंकि डाउट हो सकता है। डायरेक्शन को तुम ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो। मान लो कि ये पार्टिकल ओ पॉइंट के चक्कर लगा रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि पार्टिकल ओ पॉइंट के चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर कैसे लगाएगा? क्लॉकवाइज लगाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? ये बताओ, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये वाला डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा। सर तो चाहे तुम ऑब्जर्व करके देख लो कि जो हमको सामने दिख रहा है उससे सीधे सीधे लिख दो, या फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया फॉर अ पार्टिकल इन ट्रांसलेशन मोशन। इसी तरह से अगर प्योर रोटेशन में आए, प्योर रोटेशन में हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लो ये बॉडी है और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, देखना, ओमेगा से ओ ओ डैश। तो इस बॉडी का अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो देखो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला है सिर्फ पार्टिकल के लिए। तो बॉडी का अगर निकालना है तो उसके लिए भी हमको करना यही पड़ेगा कि हम बॉडी के ऊपर कोई भी एक आर वेक्टर पे एक पार्टिकल लेंगे, उसको बोलेंगे डीएम, और उस पार्टिकल का देखेंगे कि क्या है वेलोसिटी। हालांकि उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है क्या वो आर ओमेगा बनेगा। और खास बात ये होगी कि अगर प्योर रोटेशन का केस है तो पार्टिकल की वेलोसिटी और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल आएगा। बताइए, पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में क्या एंगल 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा? हर पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे ये बात तो आसान हो गई लिखना कि अगर हम किसी एक पार्टिकल का लिखें तो वो हो जाएगा dm इंटू आर इंटू वी इंटू साइन 90। जरा देखो, तो हम एक काम करते हैं, dm इंटू आर और v की जगह हो जाएगा आर ओमेगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू आर स्क्वायर डीएम। और अगर हम सारे बॉडी का निकालें तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बताएगा कोई कि इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम क्या बनेगा?
इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम क्या बनेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा ये? तो यहाँ से इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट निकालना है अगर, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट इनटू ओमेगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया प्योर रोटेशन के लिए। देखो यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? हम लोगों ने पार्टिकल के लिए देख लिया कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे। हम लोगों ने बॉडी का देख लिया कि बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे। दो चीजें बताई मैंने। बताइए, डाउट है कोई तो? ठीक है, और एक और हम इसमें लिखते हैं, फॉर कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन का मतलब है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ठीक है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में हम लोग ये बोलते हैं, जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास, ध्यान से समझना, वो वीसीएम से आगे की तरफ जा रहा है और ये बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा से घूम भी रही है। तो इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अगर हम पॉइंट ओ के अबाउट निकालना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना, इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अगर हम ओ पॉइंट के अबाउट निकालना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट ओ, ये इक्वल टू होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, जिसमें ये पहला वाला पार्ट जो है ये ट्रांसलेशनल पार्ट कहलाता है एंगुलर मोमेंटम का, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये रोटेशनल पार्ट कहलाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ट्रांसलेशनल पार्ट बनेगा m इंटू आर सी एम क्रॉस वी सी एम। मतलब ट्रांसलेशनल पार्ट लिखने में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का सारा मास कहाँ ले लेते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो बॉडी बन जाती है पार्टिकल, तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, मतलब एक बार पार्टिकल ले रहे हैं और एक बार हम इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा रहे हैं। तो अभी बताओ कि इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे तो क्या बॉडी क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आ रही है? तो इसका जो सेकंड पार्ट का एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा आईसीएम इंटू ओमेगा। फिलहाल जो एग्जांपल मैंने लिया है उसमें तुम देखो ध्यान से, तो दोनों ही पोर्शन जो है क्लॉकवाइज हैं। दोनों क्लॉकवाइज हैं या नहीं है? भाई सेंटर ऑफ मास अगर ओ पॉइंट के चक्कर लगा रहा है तो कैसे लगा रहा होगा, और सेंटर ऑफ मास पे बैठ के बॉडी कैसे रोटेट हो रही है? तो दोनों क्लॉकवाइज दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, प्लीज बताओ। ठीक है ना? हालांकि कंबाइंड मोशन की उतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी नहीं, कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं कंबाइंड मोशन पे। तो मैं ध्यान रखना है प्योर रोटेशन और पार्टिकल। ठीक है ना? हालांकि कंबाइंड भी निकालना है तो एक पार्ट रोटेशन का है एक पार्ट ट्रांसलेशन का है, दोनों ऐड कर देने हैं। ऐड करने में बस थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें उनके डायरेक्शन थोड़े से ठीक से देखने हैं। ठीक है, बताओ। अब देखो जैसे हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, तो खाली लीनियर मोमेंटम का कोई फायदा ही नहीं है, केवल लीनियर मोमेंटम निकालने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग लीनियर मोमेंटम का यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। तो ठीक उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम का भी यूज जो है, तो नेक्स्ट नोट करके लिखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट में, देखना ध्यान से। अब देखो एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। देखना ध्यान से, अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें तो क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा डी एल, ध्यान से देखते जाना, अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। देखो, अब देखो आर क्रॉस पी में हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि आर भी वेरिएबल है और पी भी वेरिएबल हो सकता है। तो इसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। देखो बनेगा। अब देखो डीपी बाई डी टी न्यूटन सेकंड लॉ से क्या बन जाएगा? एफ वेक्टर। और डी आर बाई डी टी होता है वी वेक्टर, और पी वेक्टर होता है एम वी वेक्टर। तो ये बताओ, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा क्या? क्यों यस जीरो हो सर। जाएगा? क्यों जीरो हो जाएगा? क्यों भाई? ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। क्रॉस जीरो फ्री इसलिए हो जीरो। जाएगा क्रॉस क्योंकि फ्री वी जीरो। वेक्टर और वी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बनेगा। तो ये वाला पोर्शन तो हो गया, ये वाला पार्ट हो गया जीरो। ठीक, तो अब बचा हुआ लिख लो। तो बचा हुआ बना डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और आर क्रॉस एफ क्या? टॉर्क होता है। तो यहां से हमको मिलेगा टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये बिल्कुल न्यूटन सेकंड लॉ की तरह है। न्यूटन सेकंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, तो वैसे ही यहां पे आया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। अलग अलग तो नहीं है ना? बताओ। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे कि इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क acting on system is zero, then angular momentum of system remains constant. ठीक है, and this is known as conservation of angular momentum. This is known as कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की ये कंडीशन आ गई है, ध्यान से देख लो। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लिखी थी। लीनियर मोमेंटम में ये बोलते हैं कि फोर्स जीरो होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम ये बोलेंगे कि टॉर्क जीरो है। ठीक है, बताओ। यानी कि टाउ नेट अगर जीरो है तो यहां से आएगा कि एल जो है वो कंजर्व्ड है। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अप्लाई करेंगे इसको तो और क्लियर होगा कि क्या मतलब है। फिलहाल नोट कर लो पहले तो। और सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि भाई टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी टी है। तो हम यहाँ से डी एल इक्वल टू लिख सकते हैं टाउ डी टी, और अगर इसको इंटीग्रेट करें तो टाउ डी टी कहलाएगा एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, और एंगुलर इम्पल्स निकालने का तरीका है, इसको लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ। तो आर को अगर हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एफ डी टी। इंटीग्रल एफ डी टी होगा लीनियर इम्पल्स। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लीनियर इम्पल्स एफ डी टी और इनटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर इज आर्म लेंथ, मतलब वो साइन थीटा आएगा, तो आर साइन थीटा को हम लोग आर परपेंडिकुलर लिख देंगे। एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल इज चेंज इन
एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। जैसे पहले एक बार आई थी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये था कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे बोलेंगे कि एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसे कुछ नई बात नहीं है, वैसे ही है बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे हम किसी बॉडी को सडनली इम्पल्स देते हैं, इम्पल्स का मतलब समझते हो? इम्पल्स जैसे हम लोग कैरम में स्ट्राइकर को हिट करते हैं ना, तो दैट इज एन इम्पल्स। इम्पल्स हम जनरली तब यूज करते हैं जब हम फोर्स को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं। तो अगर हम उस बॉडी को सडनली हिट कर रहे हैं, सडनली हिट कर रहे हैं, तो सडनली हिट करने में उसको उसका मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। एंड इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ठीक उसी तरह से ऐसे ही समझो कि तुमने कभी सपोज करो कि दरवाजे पे तुमने तेजी से लात मारी, तो क्या उसको इनिशियल इम्पल्स मिलेगा? तो इम्पल्स की वजह से उसके पास ओमेगा आ जाएगा। तो एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। नोट कर लो, यूज करेंगे अभी, क्लियर होगा। और अब देखो इसमें एप्लीकेशन में पढ़ते हैं आगे इसका कैसे एप्लीकेशन है। जैसे एक तो इसका पॉपुलर एप्लीकेशन ये है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा इनिशियल से घूम रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर एक मैन स्टैंडिंग है और उसने अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर रखा है और उसके हाथों में डंबल हैं, जिम वाले, ठीक है ना। बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने अपने डंबल्स को एक्सिस के पास ले आया। तो क्या कहोगे इस सिस्टम के ओमेगा के बारे में? क्यों भाई? पहले हाथ स्ट्रेच कर रखे थे, फिर उसने वो डंबल्स एक्सिस के पास ले आया, सिस्टम रोटेट हो रहा था, तो उसके मतलब बढ़ ओमेगा में जाएगा, कुछ चेंज आएगा। क्यों भाई? तो मेरा बढ़ जाएगा। एप्लीकेशन यही है इसमें, एंगुलर मोमेंटम इसमें कंजर्व होगा। क्यों कंजर्व है? क्योंकि इसमें बाहर से तो किसी ने कोई फोर्स लगाया नहीं। अब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा तो नेट टॉर्क भी जीरो हो गया। नेट टॉर्क जीरो है तो हम लोग बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। तो जरा बताओ कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। अभी बताओ कि आई इनिशियल और आई फाइनल में कौन बड़ा होगा? क्यों भाई? क्या ऐसे बोल सकते हैं कि आई फाइनल छोटा हो गया होगा आई इनिशियल से? क्योंकि जब मास एक्सिस के पास आ गया तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रिड्यूस हो रहा है तो ओमेगा एफ की वैल्यू ओमेगा आई से ज्यादा होगी। बताओ, क्लियर है एग्जांपल? क्यों भाई? ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली लिखेंगे हाफ आई आई ओमेगा आई स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली लिखेंगे हाफ आई एफ ओमेगा एफ स्क्वायर। कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या इक्वल होगी? इक्वल होगी। हाँ, इक्वल होगी। इक्वल होगी। देखो ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐसे लिखो हाफ
आई ओमेगा आई और इनटू ओमेगा आई, और इसको लिख लो हाफ आई एफ ओमेगा एफ इनटू ओमेगा एफ। अब क्या लगता है कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? फाइनल वाला। हाँ, फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ज्यादा है। तो अभी बताओ कि जो फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर सिस्टम की बढ़ रही है तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से कोई तो है जो वर्क कर रहा होगा। तो कौन वर्क कर रहा है? क्यों भाई, वर्क कौन कर रहा है? वो मैन वर्क कर रहा होगा भाई। उसको वो जो डंबल्स हैं वो एक्सिस के पास लाने में खींचना पड़ेगा ना, कि अपने आप आ जाएंगे, ये बताओ। हम्म, खींचना पड़ेगा या अपने आप आ जाएंगे? पुल करना पड़ेगा। पुल करना पड़ेगा तो उतना ही उसको वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है? एग्जांपल बताओ। हम्म, और देखो। और देखना जरा। मान लेते हैं कि दो डिस्क हैं, ठीक है, और ये दोनों डिस्क एक्सिस के अबाउट घूम रही हैं। देखो, एक ही एक्सिस पे ये घूम रही हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, ये ओमेगा 1 से और ये ओमेगा 2 से। इनके जो सरफेसेस हैं वो रफ सरफेसेस हैं, ठीक। अब हमने क्या किया कि दोनों को सपोज पास पास ले आए। हम्म, दोनों को हम पास पास ले आए, तो क्या होगा, कुछ देर तक वो एक दूसरे पे स्लिप होंगी। हम्म, कुछ देर तक दोनों एक दूसरे पे स्लिप होंगी, और फाइनली दोनों एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेंगी। देखो, तो बताओ कि कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? क्यों भाई, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। क्यों कंजर्व रहेगा? सर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया है सर। कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया। फ्रिक्शन के टॉर्क के बारे में क्या कहोगे? सर वो दोनों एक दूसरे की बॉडी पे लगेंगे, पूरे सिस्टम का सर कंजर्व रहेगा। एक्चुअली क्या होगा, जब दोनों आपस में टच करेंगी तो दोनों एक दूसरे पे स्लिप होंगी, फ्रिक्शन लगेगा दोनों पे। तो अगर एक पे फ्रिक्शन क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा होगा तो एक पे फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा होगा। थोड़ा इस बात को सोचो जरूर, विजुलाइज जरूर करो। क्वेश्चन तो आसान है बट विजुलाइजेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो नेट टॉर्क ऑन दिस सिस्टम फिर से जीरो है, और नेट टॉर्क क्योंकि जीरो है तो बोल सकते हैं कि इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो करो जरा, निकालो क्या आएगा। एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल,
एल इनिशियल लिखेंगे तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, और एल फाइनल लिखेंगे तो आई तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, एक ही बॉडी बन जाएगी, तो इंटू ओमेगा कॉमन। तो ओमेगा कॉमन की वैल्यू आएगी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। अगेन इसमें कुछ याद नहीं करने वाला है, समझने वाला है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों डिस्क में वो सेम लिया, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है ना। सर अगर दोनों बॉडीज की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होते तो? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो ऐसा नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डिफाइन होता है दो सरफेसेस के लिए, एक सरफेस के लिए नहीं होता है। दोनों सरफेस जब कांटेक्ट में आई और जब वो स्लिप होंगी तो एक्शन रिएक्शन से फोर्स तो हमेशा ही सेम लगेगा। बताओ। ठीक है, और देखो एप्लीकेशन इस तरह के बहुत सारे हैं। जैसे मान लो ये रॉड का कोलिजन वाला जो केस है, सपोज ये एम मास एल लेंथ का रॉड है, ठीक है, और एम मास एल लेंथ का रॉड है, एंड सपोज इधर एक पार्टिकल स्मॉल एम मास और ये यू स्पीड से इससे कोलाइड होने आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है द पार्टिकल sticks to the rod after collision, ठीक है, find the maximum height reached by the particle after collision, ठीक है। अब पार्टिकल स्टिक कर जा रहा है, यानी बाद में ये पूरा का पूरा सिस्टम कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से चलेगा। ट्राई करोगे इसको, करो ट्राई जरा। यहाँ पे भी देखो एक काम ये जरूर करना हम, कि जब कोलिजन होगा तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जरा बताओ। तो देखो जहां पे ये बॉल टकरा रही है, क्या बॉल के ऊपर एक इम्पल्स लगेगा, इम्पल्स को हम लोग दिखाते हैं एनडीटी से, एक इम्पल्स इसके ऊपर लगेगा, इम्पल्स कह लो फोर्स कह लो, और एक इम्पल्स हो सकता है इसके हिंज पॉइंट पे लगे, लेकिन हिंज पॉइंट वाला जो इम्पल्स है वो हमें मालूम नहीं है कितना है। तो ये एक डायग्राम है ड्यूरिंग कोलिजन का, ठीक है। अब अगर तुम देखो इस पूरे फिगर को, तो इस पे सारे इम्पल्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं,
सारे कैंसिल नहीं होने का मतलब है कि ये वाला कैंसिल नहीं हो रहा है, ये तो बच जा रहा है ना। हाँ, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालें तो पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर इंपल्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ओ के अबाउट इसका एंगुलर इंपल्स तो जीरो हो जाएगा और इन दोनों का कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हम लोग ओ पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड अबाउट ओ, ठीक है। तो ओ पॉइंट के अबाउट इनिशियल और फाइनल। तो बताओ कि मान लेते हैं कि फाइनल ये पूरा सिस्टम ओमेगा से आगे जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किस में था, पार्टिकल में था कि रॉड में था? क्यों भाई, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके पास था, पार्टिकल के पास या बॉल रॉड के पास? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ बॉल के पास था। तो बॉल का जो लाइन ऑफ मोशन है उसका ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, एल, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा स्मॉल एम स्मॉल यू इंटू एल, और डायरेक्शन देखो ध्यान से, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये बॉल पॉइंट ओ के चक्कर लगा रही है तो कैसी लगा रही है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज का साइन बना दिया। बाद में ये पूरा सिस्टम ओमेगा से जा रहा है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर बाई 3 और पार्टिकल का होगा एम एल स्क्वायर और इंटू ओमेगा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बताओ, बाद में ये सिस्टम प्योर रोटेशन कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है तो हम इसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे आई ओमेगा। पहले पार्टिकल है, बाद में कंबाइंड मोशन है, सॉरी बाद में प्योर रोटेशन मोशन है, तो प्योर रोटेशन में लिखेंगे आई ओमेगा, पार्टिकल का लिखेंगे एम वी आर। बस, तो तुम देखो यहां से तुमको ओमेगा मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, एम यू एल अपॉन एम प्लस कैपिटल एम बाई 3 इंटू इंटू क्या, बस यही आंसर हो गया। बताओ हाइट कितनी जाएगा, तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गेन। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लेते हैं कि स्मॉल एम जो है वो एच हाइट तक जा रहा है, तो ये बताओ कि अगर स्मॉल एम एच हाइट तक जाएगा तो कैपिटल एम का जो सेंटर है क्या वो एच बाई 2 जाएगा? ये बात समझ में आती है? ये बताओ, अगर स्मॉल एम एच हाइट तक जा रहा है, बताओ, तो कैपिटल एम का जो सेंटर है, मान लो ये एच हाइट तक गया, तो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास, उसकी हाइट में जो चेंज आएगा वो एच बाई 2 आएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। जब तक ये रेस्ट पे होता है, तो यहां से तुम्हें एच मिल जाएगा। देखो दोनों बातें यूज हो गई इसमें। खास बात ये कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के सब क्वेश्चन एक जैसे ही है, थोड़े थोड़े बस। क्लियर है? देखो हम कुछ क्वेश्चन उसी से करके देखते हैं जो आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये बताओ, 45 नंबर, देखो ये 45 नंबर करो। देखो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं थोड़ा दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा। इधर हो गया ये एक्स एक्सिस, इधर हो गया ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, ये पार्टिकल हो गया,
ध्यान से देखना, पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। ये पार्टिकल की वेलोसिटी v दी हुई है, ठीक है, और रेडियस इस सर्कुलर पाथ का a है, लेकिन हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है o पॉइंट के अबाउट। तो देखो o पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो हम o से इस पार्टिकल को ज्वाइन करेंगे, तो ये वाला वेक्टर जो है r बनेगा। देखो जरा ध्यान से, होगा या नहीं होगा? अब ये बताओ कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा है? और अगर हम इस r को आगे बढ़ाएं तो ये वाला एंगल कितना होगा, बताओगे? एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर, ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा बनेगा। देखो, ठीक है, यस सर। और r का वैल्यू अगर निकालें तो r का वैल्यू बनेगा 2a cos थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन बन जाएगा m v r साइन 90 प्लस थीटा। देखो, तो m v r की जगह आएगा 2a cos थीटा एंड साइन 90 प्लस थीटा फिर से cos थीटा हो गया, तो ये आ रहा है 2mva cos स्क्वायर थीटा। तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं mva इंटू, क्या ये 1 प्लस cos 2 थीटा बनेगा, है या नहीं बताओ? देखो, क्लियर है नहीं? ए ऑप्शन, बताओ कहीं डाउट है तो। आर का वैल्यू 2a cos थीटा कैसे आया? ये वाली जो लेंथ है, ये 2a cos थीटा कैसे आई? तो ये 2a cos थीटा निकालने के लिए तुम यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। अब ये a है तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा a cos थीटा, ये a है तो ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा a cos थीटा, तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया 2a cos थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए, ट्राई करो। हो गया नहीं हो गया सभी से? इसमें कह रहा है कि रॉड है m मास l लेंथ, ठीक है, और एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये ओमेगा नॉट से घूम रही है, और कह रहा है कि सेंटर के पास दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास स्मॉल m है। तो कह रहा है कि जब ये पार्टिकल एंड पे पहुंचेंगे, जब ये पार्टिकल एंड पे पहुंचेंगे तो सिस्टम का ओमेगा क्या होगा? तो ये बताओ, क्या ये भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही केस बनेगा? क्योंकि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ चेंज हो रहा है, देखो तो ध्यान से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ रहा है तो इसके ओमेगा के बारे में क्या कहेंगे? ओमेगा इसका कम होगा। तो बस फिर से यही लिखते हैं कि L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। L इनिशियल लिखेंगे तो I ओमेगा, तो I लिखेंगे ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, और बाद में I की वैल्यू होगी ml स्क्वायर बाई 12 प्लस 2 टाइम्स m l बाई 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो ये ओमेगा डैश कितना आता है? तो भाई डी पार्ट आता है। डी पार्ट आ रहा है, ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस तुमको मिलेंगे इसी टाइप के, तो वो क्वेश्चंस एक बार आप डीबीपी के बचे हुए सारे क्वेश्चन जरूर कर लेना, और कुछ डाउट आएंगे तो आप भेज देना। बोलिए। और सर 60 बता दीजिए।
60 वाला देखते हैं क्या है। 60 अभी तो कराया वैसे ही है, अब ट्राई करना। क्यों भाई, ठीक है सर। हो जाएगा अब। ठीक है फिर, ओके।